तो दोस्तों देखो, अब जो गुणनखंड है, तो जो बहुपद के गुणनखंड है उसके लिए बहुत काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपन एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 7 है, कुछ ऐसा बहुपद है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, इसमें देखा जाए तो x इसमें सारे चर राशि क्या है, x है। तो इसको लिखने में ऐसे लिख सकते हैं bx, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में 3x प्लस में 4, यानी इसको px से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और हो, y की पावर 2 प्लस में 3y प्लस में y की पावर 3 प्लस में 7, ऐसा कुछ हो, तो इसको भी py लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि px py, तो आपको ही ध्यान रखना है कि इस प्रकार से लिखने का, बहुपद को ये लिखने का तरीका है। तो जैसे मैंने पहले इसमें p के मान 1 रखा, p में मतलब x का मान मैंने क्या रखा, 1 रखा। कहने का मतलब पूरे में x का मान अगर 1 रखता हूँ तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, p1 बराबर में, मतलब x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 4 प्लस में 3, 1 की पावर 2 प्लस में 7, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये मुझे पता चला 1 की पावर 4 1 होता, 3 गुणा में 1 हो गया प्लस 7 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 7 बराबर में 11। तो P1 का मान, ऐसे भी पूछते हैं कि P1 का मान कितना है। अगर कोई बहुपद देके अपन को डायरेक्ट पूछ ले कि P1 का मान कितना है, तो P1 का मान इतना है। अगर इसी प्रकार से अपन को पूछ ले कि P2 का मान कितना है, P2 का मान मतलब में x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो उसमें P2 का मान निकल जाएगा। तो यानी x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 4 प्लस में 3 गुणा में 2 की पावर 2 प्लस में 7, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, प्लस में 3 गुणा में 2 की पावर 2 हो गया 4 प्लस में 7, 16 प्लस 12 प्लस 7 कितना हो गया, 16 प्लस 12 प्लस 7, ये कितना हो गया 35। तो यानी P2 का मान कितना आ गया, P2 का मान आ गया 35। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुपद को लिखने का तरीका है जो आपको ये सीखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि P1 का मान बताओ, P2 का मान बताओ, P0 का मान बताओ, P-1 का मान बताओ। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ आनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने एक बार समझा दी। दोस्तों मैंने अभी बात की थी px वाले, px के फॉर्मेट में लिखते हैं बहुपद को 2x की घात 2 प्लस में 4, इस प्रकार से। इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूछते हैं P0 का मान बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो P0 का मान बताओ। तो P0 का मान होता है, यानी x की जगह अपन ने क्या रखा है, 0 रखा है। तो P0 का मान क्या होगा, ये इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 0 रख देंगे और ऐसे लिख देंगे। तो P0 का मान क्या हो गया, 2 गुणा में ये हो गया 0 प्लस में 4, 2 गुणा 0 कितना हो गया 0, और ये 4, तो फाइनल कितना बच गया आंसर 4। तो P0 का मान कितना आ गया अपना 4 आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछते हैं, P1 का मान बताओ। तो P1 का मान कैसे लिखोगे, तो P1 का भी वही है, x बराबर में कितना रखोगे 1, तो x बराबर 1 यानी P1 का मान क्या होगा, जहां जहां इसमें x है वहां पे 1 रख दो, 4। तो ये हो गया 2 गुणा में 1 प्लस में 4, ये 2 प्लस में 4 बराबर में 6। तो P1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं, P0 का मान बताओ, Px का मान बताओ, ये बहुपद आपको दे देगा इस तरह। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आ जाते हैं, आपको अवेयर रहना है। तो दोस्तों बात करते हैं अब बहुपद के शून्यक की बात। किसकी बात करते हैं, शून्यक की बात। तो शून्यक क्या होता है, पहले तो ये देखो, कोई बहुपद है 2x प्लस में 4, तो मैं कहूँगा इसका शून्यक क्या है, यानी इसमें x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें कि ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वही शून्य है, x का मान
जो इसको शून्य कर दे, इस बहुपद को, वही शून्य को होता है। जैसे यहाँ पे x का मान मैंने रख दिया -2। अगर मैं यहाँ पे x का मान -2 रखता हूँ तो क्या होगा, 2 गुणा में -2 और प्लस में 4 है, तो ये 2 गुणा ये -4 हो गया और प्लस में 4 हो गए, आपस में कट के कितने हो गए, 0 हो गए। कहने का मतलब x बराबर 2 इसका क्या है, शून्य के, क्या है, शून्य। तो ये तो आई बात शून्य के बारे में। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे ये दे रखा है बहुपद 2x प्लस में इसका शून्य बताओ, तो अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें पुट करके कर सकते हैं। 2 गुणा में -1/2 और प्लस में 1, ये 2 से 2 कटा, -1 प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये वाला आ गया 0, यानी पहला ऑप्शन सही आ रहा है, तो इसमें हो गया सही। लेकिन क्या सारों में अपन बाय चेक इतना कर सकते हैं? तो शून्य निकालने का एक सिंपल तरीका भी है कि इस वाले समीकरण बनाओ, 2x प्लस में 1 बराबर, इसको क्या कर दो, 0 कर दो, यहाँ से सरल कर दो, वो इजी से आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ 2x प्लस ये है, तो 2x, इस एक को इधर ले गए -1 और x बराबर में -1/2, तो x बराबर कितना आया, -1/2। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। कुछ अगर इजी आए, बिना भिन्न के आए, तो कर सकते हैं, इजी से फटाफट हो जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका और भी सही है, क्योंकि कभी कभी शून्य एक नहीं, दो शून्य भी आ जाते हैं, दो शून्य भी आते हैं। तो ऑप्शन में एक ही शून्य नहीं होता, किसी भी बहुपद का एक ही शून्य नहीं होता, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। जितने बहुपद की घात होती है उस हिसाब से शून्य के मान बदलते रहते हैं। तो बहुत सारी घात है, इसमें 2 3 भी हो सकते हैं। तो आपको इस समीकरण उसको सॉल्व करके, यानी जो बहुपद दे रखा है उस समीकरण को बराबर 0 कर दो, वहां से समीकरण सॉल्व कर दो, जो x का मान आएगा वही उसके क्या होंगे, शून्य को होंगे। बात आ गई समझ? चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 का शून्यक है, इनमें बताना है कि x प्लस 2 का शून्यक कौन सा है। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, x प्लस 2 को बराबर कर देंगे 0 के, यहाँ से x बराबर में ये 2 उधर जाएगा -2, तो x बराबर -2, ऑप्शन ए सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि x की घात 2-2x के शून्यक नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। जहाँ पे इस टाइप से आपको घुमाएगा क्वेश्चन के नहीं है क्वेश्चन वाले में, तो इसके पहले तो ये देखोगे शून्यक है कौन से, जो नहीं है उनको निकालेंगे। तो क्या करोगे, x 2x और इसको बराबर 0 कर देंगे। अब इसमें x को कॉमन लेंगे, x यहाँ पे x -2 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 शून्य आ रहे, x बराबर में 0 आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है x -2 बराबर 0। तो x बराबर में 0, तो एक शून्य ये आ रहा है, x बराबर -2 में आ रहा है, माइनस उधर गया तो 2, x बराबर 2, तो एक शून्य ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ये पहला तो सही ये हो गया, दूसरा ये 2 शून्य है और ये तीसरा नहीं है। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर ये हो गया, ये तो दोनों शून्य है, तो ये हो गया आंसर। कौन सा हो गया, सी वाला आंसर सही हो गया। तो इसमें पूछा था शून्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, px बराबर में ये वाला दे रखा है और यहाँ से सॉल्व करना है, क्या शून्य नहीं है, क्या बोला है इसमें फिर से, नहीं है। तो यहाँ से मैंने बताया था अभी कि जो शून्य जो बहुपद होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है, px लिख के लिखते हैं ये लोग। तो px लिखने का तरीका ये होगा, px बराबर ये होता है। तो यहाँ से देखो इस वाले समीकरण को क्या करोगे, px के जो सामने वाला है उसी बहुपद को क्या करोगे, 0 के बराबर में कर दोगे। मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें जो px दे रखा है यानी x प्लस में 1 और x माइनस में 2, क्या करेंगे, x प्लस में 1 x माइनस में 2, इस प्रकार से दे रखा है। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। इससे क्या पता चलता है, या तो x प्लस 1 बराबर 0 है या x माइनस 2 बराबर 0 है। भाई इन दोनों में एक संख्या 0 है तभी तो ये 0 आ रही है। तो इस प्रकार से लिखते तो यहाँ से तो आ रहा है x, ये उधर गया तो -1 हो गया, यहाँ से x 2 उधर गया तो ये 2 हो गया। तो एक तो आई ये, एक तो ये है, यानी x -1 है, x -2 है। एक तो ये -1 वाला है, एक 2 वाला है, लेकिन ये -2 वाला नहीं है। और क्वेश्चन भी अपन से ये पूछा गया कौन सा शून्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया अपना सी सही हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं शून्यक पे, इजी से हैं। आपको क्या करना है, जो भी बहुपद है उसको सामने से 0 करना है, वहां से जो मान आते हैं वही इसके शून्यक होते हैं, और उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर दे देने हैं। तो दोस्तों अब देखो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बहुपद के गुणनखंड। तो एक बार पहले सारी चीज़ बेसिक अपन ने पढ़ ली। अब जो मेन मुद्दे की बात है, जो आपके सीईटी के सिलेबस में मेन चीज़ है,
एक टॉपिक दे रखा है बहुपद के गुणनखंड, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे गुणनखंड का, देन गुणनखंड का प्रमेय पढ़ लेंगे, फिर द्विघात समीकरण के गुणनखंड, जो द्विघात समीकरण, फिर सौर समीकरणों से रिलेटेड, और लास्ट में थोड़े से उससे संबंधित गुणनखंड के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बात करेंगे। मैंने पूरी इधर उधर सी सारी बुक्स से जो भी निचोड़ निकला है एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन लाके प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं, पहले बेसिक्स पे बात करते हैं। जैसे कोई दो पद दे दिए, 2xy प्लस में 4x, इस प्रकार से। तो मैंने देखा एक ये पद है और दूसरा ये पद है, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। ये भी हर पद किसी देखा जाए तो एक गुणनखंडों से बना है। जैसे इस पद की बात करूं तो ये इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा में x गुणा में y, यानी एक तो 2 हो गया, x हो गया और y हो गया, ये 3 गुणनखंड हो गए। इसकी बात करूं तो ये 2 गुणा में x, एक 2 हो गया, 2 हो गया, x हो गया। तो इस प्रकार से हर एक पद एक गुणनखंड जो है उनके गुणनफल से ही जाके बनता है एक पद, और पदों के मिलाने से ये पूरा क्या बन जाता है, बहुपद बनता है। तो कहने का मतलब पद को गुणनखंड में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जो जो उभयनिष्ठ है, यहाँ पे एक 2 उभयनिष्ठ है, इधर भी एक 2 है, यहाँ पे एक x है, इधर वाला x ले लिया, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब 2 गुणा में x को मैं सारों के रूप में उभयनिष्ठ के तौर पे बाहर ले सकता हूँ। तो 2 गुणा में x को मैंने बाहर ले लिया, अंदर इसमें पहले पद की जगह क्या बच गया, पहले पद की जगह y बच गया, और दूसरे पद में क्या बच गया, 2 बच गया। तो क्या बच गया, ये दूसरे पद में ये 2 बच गया। तो इस प्रकार से मैं इस पूरे पद को, इस बहुपद को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, ये मैंने बोला इसमें एक उभयनिष्ठ आप पद है वो बाहर निकालो, या सारों पद बाहर निकालो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इसको भी आप गुणनखंडों में डिवाइड करो और इसको भी गुणनखंडों में बांटो। तो 12 को मैंने लिख लिया 2 गुणा में 3 गुणा में x गुणा में y, और ऐसे 15 को ले लिया 3 गुणा में 5 गुणा में x गुणा में y, इस प्रकार से। तो यहां से देखा, अब इनमें सारों निकालते हैं। इसमें 2 कहीं है नहीं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है, ये x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इधर y है लेकिन इसमें नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। तो सारों क्या हो गया मेरा, 3 सारों यानी उभयनिष्ठ। तो सारों पद हो गया 3x और y, 3xy, इसको ले लिया बाहर। इस वाले में क्या बच गया, 2 गुणा में ये x, और इसमें क्या बच गया, इन तीनों को निकालने के बाद 5 और y, क्या बच गया, 5 और y, बीच में प्लस है तो 5 और y बच गया। तो इसको और लिखने में 3xy, और इसको लिखा 4x प्लस में 5y। तो इस प्रकार से सार्व या उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं बाहर, वो चीज़ मैंने आपको हल्का सा तरीका सिखाया है। आप इसका लो, आपको अलग तरीके से भी आता है, जैसे अपन नॉर्मली अगर आपको बहुत प्रैक्टिस है तो ये सब चीज़ें आती ही है, पर मैं उन बच्चों को लेके भी चल रहा हूँ जिनको बिल्कुल जीरो से समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सारों बाहर निकालते हैं। अब सार्व पे बेस जो गुणनखंड है वो कैसे करते हैं, उनके क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिए 2x प्लस में 36 और ये प्लस ये। तो क्या करना है, इनमें सारों में क्या निकालना, उभयनिष्ठ निकालना, और उसके आधार पे अपन इसको गुणनखंड में बदलेंगे। जैसे मैंने क्या किया, 2x प्लस में 36 लेते हैं, इसको पहला आंसर ये लेते हैं। 2x को 2 गुणा में x लिख लिया, 36 को लिखा 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है, एक तो 2 है, ये 2 आ गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा। तो इस 2 को मैंने उभयनिष्ठ में बाहर ले लिया, सारों में बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचा, 18। तो इस प्रकार से 2 गुणा में x प्लस में 18।
तो एक तो हो गया इसका गुणनखंड 2 और इसका हो गया x प्लस में 18। तो ये प्रकार का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है 14 PQ प्लस में 35 PQR। तो 14 को लिख दिया 2 गुणा में 7 P गुणा में Q प्लस में 35 को लिख दिया 5 गुणा में 7 गुणा में P गुणा में Q गुणा में R। इस प्रकार टुकड़े कर दिए। अब जो सारो है वो निकाल दो। 7 7 P P Q Q R है नहीं, इधर भी नहीं है, तो क्या निकाला 7 P Q बाहर निकाला, अंदर बचा 2 प्लस में 5 और R, 5 और R। तो ये वाला एक गुणनखंड हो गया, एक ही हो गया गुणनखंड। तो इस प्रकार से ये सारे गुणनखंड निकालते। इस प्रकार के छोटे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम बेसिक पे नहीं पढ़ते हैं तो ये चीज़ें अपन कंफ्यूज होता है कि इसका क्या गुणनखंड होगा। तो इसके गुणनखंड ये होते हैं, एक हो गया 2 प्लस में 5R और ये। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, उसको ऑप्शन में देता हूँ, आप उसको करो। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ax की घात 2 y प्लस में bx की y की घात 2 c x y z का एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड है, इनमें कोई एक गुणनखंड है, वो अपन को बताना है। तो जैसे इसका करने के लिए अपन सोचेंगे इनको टुकड़ों में बांट ले, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने जो अभी बताया ये उभयनिष्ठ निकालने वाला तरीका, इसी से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसी से इसका गुणनखंड आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में बांटेंगे। a गुणा में x गुणा में x प्लस गुणा में y और प्लस में b गुणा में x गुणा में y गुणा में y प्लस में c गुणा में x गुणा में y गुणा में z। पहले तो सारों के गुणनखंडों के टुकड़ों में बांट दिया इनको। फिर अब इनमें जो सारों है या उभयनिष्ठ है, जो भी बोलो, उनको निकालो। तो एक तो इसमें x है, इधर भी x है, तीनों में एक होना चाहिए। इधर y है तो इधर भी y है, इधर भी y है। इधर ये x है लेकिन इधर नहीं है, आगे नहीं है। a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही है, तीनों में उभयनिष्ठ कौन से हैं, x और y, x और y, x और y। तो x और y को बाहर निकाल दो, x और y को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा a x, फिर आगे प्लस में इधर b बचा और इधर y बचा, प्लस में यहाँ पे एक c बचा और z बचा, c और z बचा। तो ये बन गया। तो अब इसमें देखो इसके गुणनखंड क्या है, x गुणा में y गुणा में ये a x प्लस में b y प्लस में c z। तो एक तो गुणनखंड इसका ये है, एक y है और एक ये पूरा है। ये तीन इसके गुणनखंड है, x है, y है और ये तीन गुणनखंड है। इसमें क्या पूछा, एक गुणनखंड है x, हाँ x भी है, ये वाला भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसमें x है और ये भी है, दोनों। अगर इसमें y बोलता तो y भी आता, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन अगर ये सार व अंतर से कॉमन निकाल के अगर बाहर निकालोगे तो ये आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो दोस्तों एक बात, तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था भागफल विधि। तो किसी भी जैसे x-1 का अगर 3x की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 1 अगर पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल अगर 0 बचता है, शेषफल अगर 0 बचता है, वैसे ही जैसे अगर 5 का भाग अगर 25 में, 5 का भाग 25 में पूरा जाता है और शेषफल 0 बचता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 5 इस 25 का एक क्या है, गुणनखंड है, ये बात। तो अगर ये 5 25 का एक गुणनखंड है, तो इसका अगर पूरा शेषफल अगर 0 जाता है इस भाग में, तो कहने का मतलब ये वाला एक गुणनखंड है किसका, इसका, इस वाली राशि का x-1 गुणनखंड है। ये बात आपको आगे समझ। तो इस प्रकार के टाइप में भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो भाग, तो शेषफल निकालने के लिए अपन को क्या है, सिर्फ भागफल विधि से अपन शेषफल नहीं निकाल सकते। अपने पास एक और तरीका है किसी भी शेषफल को निकालने का, तो वो अपन अभी करते हैं। तो देखो
x प्लस 1 का 3x 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस में 1 में भाग देने पर तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन x प्लस 1 का इस वाले बहुपद में भाग देने पे, यानी इस बहुपद में भाग देने पे यानी शेषफल क्या बचेगा या क्या होगा। तो अपने दिमाग में तो ये अगर x माइनस 1 का डायरेक्ट 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 में भाग देंगे और पीछे जो बचेगा 5 6 या x माइनस 1 जो भी आएगा वही अपना क्या होगा, शेषफल होगा। पर ये भागफल अगर विधि अपन को नहीं आ रही तो उसके अलावा भी अपने पास एक विधि है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको भाग लगा सकते हैं। वो देखते हैं विधि क्या है। उस विधि में क्या करना होता है, पहले तो इस बहुपद को लिख लो जिसमें भाग करना। तो इसको अपन ने मान लिया px है बहुपद और 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस में 1 है। अब देखो x माइनस 1 का भाग देना है, यानी इसका भाग देना है। तो क्या करोगे, पहले तो इसका शून्य ढूंढो, x प्लस 1 का 0 करो, x प्लस 1 को 0 करो, यहाँ से x का मान निकालो, x का मान माइनस 1 आया, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 आया, x बराबर में क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। अब इसी x को यहाँ पे वैल्यू रखो, जो मान आएगा वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। वो कैसे आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखो, माइनस 1 रखो। इसका कहने का मतलब ये है कि यही बहुपद है ये वाला, ये px तो डिनोट करने का तरीका है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रख लो, ये इसका अपना शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब यानी यहाँ पे 2 गुणा में माइनस 1 की पावर 2 माइनस 4 गुणा में माइनस 1 प्लस में 1, यहाँ से क्या होगा, 2 गुणा में माइनस पावर की 1 की पावर 2 यानी 1 हो गया, माइनस 4 और माइनस 1 प्लस के 4 और प्लस में 1, ये 2 4 और टोटल आ गए 7, यानी p माइनस 1, यानी इस वैल्यू को रखने पे जो इस पूरे बहुपद का जो मान आया है वो कितना आया है, 7 आया है। तो कहने का मतलब शेषफल भी कितना है, शेषफल बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और इसका आगे भी यूटिलाइज है, इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो एक बार। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन ऐसा ही, उसमें आपको शेषफल बताना है क्या होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, इसकी जगह दूसरा पद डाल दिया। यहाँ पे मैंने रखा x माइनस 3 है और यहाँ पे 2x प्लस में 4 ये रख दिया। इसका इसमें भाग ऐसा रख दो। इसका x माइनस 3 का x की घात 2 प्लस 4x माइनस 1 में भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 को पहले तो रखेंगे 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 3 उधर गया 3, तो x का मान ये आ गया 3। फिर क्या करेंगे, जो ये बहुपद है यानी बहुपद को अपन px में लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस में 1। अब इस 3 का मान यहाँ पे रख देना, यानी p3 का मान, यानी इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ ये 3 मान रख देना है। तो 2 गुणा में 3 की पावर 2 प्लस में 4 गुणा में 3 माइनस में 1, तो ये आ गया 2 गुणा में 9 प्लस में 4 गुणा में 3 माइनस 1, ये आ गया 18 प्लस में 12 माइनस में 1, ये आ गया 29। कहने का मतलब इस संख्या का इसमें भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, वो आएगा 29। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं और शेषफल अगर 0 आता है, इसका मतलब वो संख्या उसमें पूरा गुणनखंड है उसका। तो कहने जिस संख्या में अगर पूरे में पूरा भाग जा रहा है, कहने का मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो ये वाली संख्या इस संख्या का एक गुणनखंड बन जाएगी। इसी को आगे अपन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, x माइनस 1 का x की पावर 4 माइनस में भाग देने पर शेषफल कितना होगा।
तो x माइनस 1 को मैंने लिखा 0, x बराबर यहाँ से है 1 और 1 को इसी में पुट कर दिया, यानी 4 गुना में 1 की पावर 2 माइनस में 4, यानी 4 माइनस 4 बराबर में 0। शेषफल कितना आया? 0। अगर किसी संख्या में शेषफल 0 आए, यानी जैसे 5 का भाग दिया मैंने 25 में, यहाँ पे 25 में पूरी बार गया और 0 आया, शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब 5 25 का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। तो इसी प्रकार से ये इसका भाग इसमें दिया, शेषफल 0 आया, कहने का मतलब ये क्या है? गुणनखंड है। किसका? इसका। आगे बात समझ। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? अगर x माइनस a एक गुणनखंड है px का, px एक क्या है? बहुपद। x माइनस a px जो बहुपद है उसका एक गुणनखंड है, क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? यदि pa बराबर में 0 हो। यानी कहने का मतलब x माइनस a अगर कोई दे रखा है और अपन को 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस में 1 दे रखा है। आगे बात समझ। अगर यहां से x का मान निकालेंगे 1 और अगर अपन ये है px, तो p1 का मान अगर 0 आता है तो x माइनस 1 इसका क्या है? गुणनखंड है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, x प्लस 4 का एक गुणनखंड है, तो कौन सा गुणनखंड है? तो कैसे करेंगे? चेक बाय ऑप्शन से करेंगे। अपन डायरेक्ट चेक कर दो, तो रखो पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 आया, तो x माइनस 2 का उसमें वैल्यू रख दो, यानी 2x प्लस 4 में x बराबर माइनस 2 रखो। अगर 0 आता है तो ये गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो अपन ने क्या किया? 2 गुणा में माइनस 2 प्लस में 4, ये आ गया माइनस 4 प्लस में 4 और ये आ गया 0। तो यहाँ से आ गया ये 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब प्रमेय के हिसाब से क्या है कि p a का मान अगर 0 आ रहा हो, यानी p a का मान 0 आ रहा हो, तो x माइनस a क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड। कहने का मतलब ये इसका गुणनखंड है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, बाकी होंगे नहीं लेकिन कर देते हैं। इस दूसरे वाले को करते हैं, जैसे x माइनस 2 बराबर में पहले 0 रखा, x बराबर यहाँ से 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। अब 2 को इस वाले बहुपद में रखना, 2x प्लस 4 में रखना है, तो यहाँ पे रखा 2 गुणा में 2 प्लस में 4, ये 4 प्लस में 4 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ से 0 नहीं आ रहा, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गुणनखंड ये हो गया। दोस्तों, गुणनखंड प्रमेय पे आधारित जो क्वेश्चन कुछ और है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है के का मान। गुणनखंड आए और के का मान वाला क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो अभी मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, आप इसको देखो। ये क्वेश्चन देखो, के का मान ज्ञात करो यदि x माइनस 1 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है? अगर कोई किसी का गुणनखंड है, इसका मतलब p ये वाला p a का मान कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब अगर इसको लें x माइनस 1 बराबर अगर 0 करें, x बराबर अगर 1 रखें, इस x का 1 का मान अगर इसमें रखते हैं तो ये वाला पूरा बहुपद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको x बराबर 0 करके यहाँ से x का मान जो भी आएगा उसको अगर इस बहुपद में रखते हैं तो ये बहुपद पूरा 0 हो जाएगा। यही बात बोलता है गुणनखंड प्रमेय। और अगर ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ से देखो p x बराबर कितना आ गया? 1 आया, तो 1 आया, तो अब इस पूरे में रख दो। 4x की जगह ये 1 रख दो, प्लस में 3 1 4 1 प्लस में के बराबर में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ से 4 गुना 1 कितना? 1 प्लस में 3 3 गुना में ये 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 ही होता है, माइनस 4 प्लस में के बराबर में 0। ये 4 4 ये आपस में दोनों कट गए, ये 3 है, यहाँ के है, तो के और 3 उधर गया तो कितना हो गया? -3। तो के बराबर कितना आ गया? -3। ऑप्शन सी सही है। आगे बात समझ। ये देखो अगला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करो यदि x माइनस 2 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको अभी बताया गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है? अगर x माइनस 2 अगर 0 रखे और x का मान 2 है, तो इस 2 वाले मान को अगर इसमें रखें तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। अगर
ये गुणनखंड है तो यहाँ से देखो x बराबर यहाँ पे रखो 2 की पावर 3 प्लस में 2 गुणा में x की जगह 2 माइनस में k, ये 0 हो जाएगा। इसमें दे रखा है गुणनखंड है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 8 प्लस में ये 4 माइनस k बराबर में 0, 8 और ये कितना हो गया, ये हो गया 12, 12 माइनस k बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस k बराबर में इधर ये 12 गया माइनस 12 और k बराबर में ये दोनों आपस में कट गए तो क्या k बराबर में 12 मान आ रहा है। इस समीकरण को ज्ञात करने से k का मान कितना आ रहा, 12 आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के k के मान के गुणनखंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इस पे बिल्कुल फोकस करो। ये गुणनखंड प्रमेय का है, इसको बराबर क्या करना है, पहला काम करना है यहाँ से इसका x का मान निकालना, उसको इसमें पुट करके बराबर 0 कर देना, k का मान निकल जाएगा। एक कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे ये वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इनमें इनका गुणनखंड बताना होता है। यहाँ पे ना तो सर्वसामयिकी लगती है, सर्वसमीकरण लगती है, ना कुछ और मेथड लगता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है वो चीज़ देखो। तो यहाँ पे देखो ये है x की पावर 3 x की पावर 2, तो इनमें क्या करते हैं अपन, देखो तरीका मैं बता देता हूँ। x की पावर 3 माइनस, इसमें क्या करोगे x की पावर 23 को क्या करोगे माइनस x की पावर 23 माइनस 23 x की पावर 2 को क्या करोगे माइनस x की पावर 2 और माइनस 22 x की पावर 2 में टुकड़े कर दोगे। तो इनको मैंने टुकड़े लिख दिए यहाँ पे, माइनस x की पावर 2 माइनस 22 x की पावर 2, ये मैंने क्या कर दिए 23 के टुकड़े कर दिए। फिर मैंने क्या किया 142 है तो उसको मैंने 142 को 22 के हिसाब से तोड़ दिया, यानी 142 को क्या करो प्लस के 142 है x, 142 x है, इसको क्या करोगे एक तो 22 x में तोड़ोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 22 x की घात 2 आ रहा, तो उसी डिजिट में तोड़ना है। एक 22 x की घात x में और उसके बाद में कितना बचा 120 x, तो इन दो टुकड़ों में मैंने इनको क्या कर दिया तोड़ दिया। तो जैसे 142 की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 22x प्लस में 120x लिख दिया, इसको मैंने लिखा 42 की जगह। फिर माइनस में क्या है, माइनस में 120 है। आगे बात समझ। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसमें सार निकालना है, जो उभयनिष्ठ है वो निकालना है और उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जब आपके इसमें टॉपिक बहुपद के गुणनखंड दे रखा है तो बहुत सारे चांस बनते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल दे। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले अब इसको तो मिटा देते हैं। तो अब इनमें क्या करेंगे, इन दोनों में अपन क्या करेंगे सार्व ले लेंगे, यानी x की घात 2 को सार्व ले लिया, x की घात 1 रह गया, माइनस में 1 रह गया। यहाँ से अपन ने क्या किया माइनस 22x को बाहर ले लिया, माइनस 22x को बाहर लिया तो अंदर बचा x। इन दोनों की बात करो, इन दोनों में क्या किया अपन ने माइनस 22x को बाहर ले लिया और अंदर x बच गया, और माइनस यहाँ पे अगर माइनस x बाहर आ रहा है तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या किया 120 को बाहर ले लिया तो x माइनस में 1 बच गया। तो आप देख रहे हो सारों में अपने क्या आ गए x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। x माइनस 1 को क्या कर रहे हैं अपन कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 1 को, अंदर क्या बचा x की पावर 2 माइनस ये 22x और माइनस नहीं ये सॉरी प्लस का है तो प्लस में 120। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक तो टुकड़ा इसका गुणनखंड हो गया x माइनस 1 और ये हो गया एक द्विघात, ठीक है, एक द्विघात समीकरण अपने हो गया और एक हो गया ये वाला टुकड़ा। इसको भी अगर अपन फर्दर तोड़ेंगे तो वो आगे करेंगे, लेकिन यहाँ तक कैसे टुकड़े होते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करता है। आपको अगर ये प्रकार आ रहा है तो आप आगे भी कर लोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ये और माइनस ये। अपन को पता है कि इसमें अगर दो दो के टुकड़े करेंगे तब तो ये लंबा जाएगा, विषम संख्या में ये आ रहा है। तो क्या करेंगे, अपन को पता है दो दो के 4 डायरेक्ट टुकड़े बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस 2 को इससे 2 से कनेक्ट करके देखो और इस x को इससे कनेक्ट करके देखो। यानी इसको दूसरा तरीका मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस में x, इस वाले x को इधर लिख दिया, फिर लिखा मैंने माइनस 2x की पावर 2 और प्लस में 2, इस प्रकार से लिख दिया। अब आगे क्या किया, यहाँ पे मैंने x को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x को बाहर लेने इन दोनों में x को बाहर ले लिया, तो
सारो उभयनिष्ठ निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 1 रह गया। और इन दोनों में मैंने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया, -2 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x की पावर 2 और माइनस में 1, इस प्रकार से बच गया। जब इस प्रकार का आता है तो पुनः जो समूहन होता है उसके हिसाब से क्या होता है, ये एक तो इन दोनों में x माइनस 1 रह जाता है, इन दोनों में जो ये कॉमन है एक ही जैसा है, एक तो वो वाला गुणनखंड बन जाता है और दूसरा जो इनके आगे है वो वालों का एक कॉलम में बना के उसको दूसरा गुणनखंड बता देते हैं। तो ये x और -2 ये तो बन गया ये, और इनमें दोनों में कॉमन था उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो इसके गुणनखंड क्या बन गए, पहले वाले के ये बन गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये पहले किया वैसे ही क्या करोगे, x की पावर 3 प्लस में 13, x की पावर 2 प्लस में 32 और प्लस में 20, ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन लिया अपन ने, तो इसमें क्या करोगे, पहले तो x की पावर 3 है तो इसको क्या बनाओगे, x की पावर 2 बनाओगे और 13 को मतलब 13 को टुकड़े कर दिए, x की पावर 2 प्लस में 12 x की पावर 2, इन दो में अपने टुकड़े कर दिए। आगे फिर मैंने यहाँ पे देखा 12 है तो 12 को 32 को भी 12 में 2 टुकड़े कर दिए, तो एक तो 12 का टुकड़ा बना दिया, एक इसके 20 का टुकड़ा बना, 32 को मैंने एक 12 और एक 20 का टुकड़ा बना दिया, और प्लस में यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 32x है, सॉरी, तो ये 12x हो गया और ये 20x हो गया। तो अब इस प्रकार से जब मैंने टुकड़े बना दिए, अब इनमें सारो लेना शुरू कर दो। यहाँ से x की पावर 2 को सारो लिया मैंने, या उभयनिष्ठ निकाला, तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 1, और यहाँ से 12x निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस में 1, और आगे यहाँ 20 में अगर 20 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस में 1 बच गया। अब इन तीनों में सारो है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को तो यहाँ लिख दो एक बार, और अंदर क्या बचा, x की पावर 2 प्लस में 12x प्लस में 20। आगे जब द्विघात का अपन गुणनखंड करेंगे तो इसको भी आगे कर देंगे फर्दर, और इसको फर्दर आगे गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, x की पावर 2 को टुकड़े करेंगे किसमें, 10x और प्लस 2x प्लस में यहाँ पे 20, x की पावर 2 प्लस में 1, इस प्रकार से ये x प्लस 1। इन आगे इनके टुकड़े किए तो क्या हो गया, x को बाहर ले लिया तो x प्लस में 10, और यहाँ पे 2 बाहर ले लिया तो x प्लस में 10, x प्लस 10 कॉमन है तो x प्लस 10 एक जगह आ गया, फिर इन दोनों के आगे वाले x प्लस 2 ये बन गया, और ये तो है ही। इस प्रकार से ये इस वाले गुणनखंड के गुणनखंड बन गए। आगे बात समझ, क्या किया है यहाँ आपने, देखो पहले x की पावर 3 था, 13 को अपने टुकड़े किए, x और 12x की घात 2, x की घात 2 और 12x की घात 2 किसके किए, इस 13 के टुकड़े कर दिए, इस 32x के टुकड़े कर दिए, 12x की घात 2 और 20x की घात 2। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 12x की घात 2 आ रहा है तो इसको इससे कनेक्ट करना था। यहाँ पे फिर जो बचा पीछे वही चीज़ है, फिर इन सब में कॉमन निकाला और आ गया। यहाँ से आगे क्या किया अपन ने, जब ये द्विघात समीकरण आ गया तो इसका गुणनखंड कैसे करना है, तो इसको फिर टुकड़ों में आपको तोड़ना होगा ऐसे। अगर द्विघात का समीकरण आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखिए द्विघात समीकरण वाला, अभी मैं करवा दूंगा एक बार और। अब इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, 2y की घात 3 प्लस में y की घात 2 माइनस में 2y और माइनस में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन को दिख रहा है 4 संख्याएं, आगे तोड़ने का कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, 2y की घात 3 और माइनस 2y, और ये बच गया y की घात 2 और माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई मैंने क्या किया, इसको y की माइनस 2y को इधर ले लिया, y की घात 2 को उधर रख दिया। अब इन दो के जोड़े बना दो, इसमें सारो निकाल रहा, जो उभयनिष्ठ है उसको निकालो, आगे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2y को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे y की घात 2 रह गया, माइनस में 1 रह गया। यहाँ पे तो वैसे ही ये है तो 1 बाहर निकाला, y की घात 2 माइनस में 1 रह गया। यहाँ दोनों में सारो क्या आ रहा है, y की घात 2 माइनस 1, तो y की घात 2 माइनस 1 को एक जगह ले लिया और इनके आगे वाले हैं इनको एक जगह ले लिया। तो इस प्रकार से ये इसके 2 गुणनखंड बन गए। तो ये वाला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया,
प्रकार से दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, ये आप एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं शायद आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, बहुपद के गुणनखंड सर्व समीकरणों पर आधारित, तो ये वाली सर्व समीकरण हैं या यूँ बोल दो ये फॉर्मूलाज हैं, इन पे बेस गुणनखंड के बहुपद के गुणनखंड के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो आपको गुणनखंड में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो आप इनको सबको एक बार अच्छे से याद कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो जैसे पहली दो सर्व समीकरण लिए, ए प्लस बी की घात 2 और ए माइनस बी की घात 2, तो इन पे आधारित एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये इस पे आधारित एक क्वेश्चन लिया है। जैसे ये दे रखा है बहुपद 4x की घात 2 माइनस में 4xy प्लस में y की घात 2 का एक गुणनखंड बताइए। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है। तो सबसे पहले अपन सर्व समीकरण को याद करेंगे, देखेंगे कि वो उसी प्रकार का कुछ बन रहा है। यहाँ पे a की घात 2 कुछ बन रहा है, यहाँ पे b की घात कुछ 2 बन रहा है और बीच में 2ab। तो इसी फॉर्मेट में आपके पहले बनाना है, देन आपको इसका गुणनखंड करना है। तो क्या बनाया अपन ने, देखो यहाँ पे 4x की घात 2 को मैं 2x की घात 2 लिख सकता हूँ, फिर माइनस में 2 गुणा में यहाँ पे x की जगह 2x लिख सकता हूँ, सॉरी a की जगह 2x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे y लिख सकता हूँ b की जगह, और लास्ट में b की जगह y की घात 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं एक बार से ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगाऊं तो इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा तो इसको टुकड़ों में बांट के आप देखो एक बार। तो यहाँ से क्या बनेगा, अपन देखा जाए तो 2x की घात y माइनस में अगर ऐसा कुछ हो, यानी इसको अपन मान ले a और इसको मान ले b, तो ये वाला सर्व समीकरण लगा के शायद इसका ये सॉल्यूशन आ जाए। क्या आएगा, 2x की घात 2 a की घात 2 प्लस में यहाँ पे 2ab है तो 2 गुणा में, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस है तो ये वाला लगाएंगे माइनस 2 गुणा में a यानी 2x और b है y, और आगे जाके देखें तो b की घात 2 है यानी y की घात 2। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का बन रहा है तो यानी ये वाला जो होगा 2x माइनस वाई की घात 2 का जो प्रसारित रूप लिखेंगे वही होगा, क्या होगा, 4x की घात 2 माइनस में 2 4xy और माइनस में y की घात 2। तो ये इस प्रकार से ये वाले गुणनखंड हो गए, माइनस y की घात 2 को ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो कहने का मतलब ये एक इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, दूसरी सर्व समीकरण ली है अपन ने, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी कभी भी होगा तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, इस प्रकार का होता है। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन लेंगे। ये बहुपद दे रखा है 49p की घात 2 माइनस 36, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इनमें देखना है कौन कौन से इसमें गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहाँ से देख के अपन को लग रहा है 49p की घात 2 माइनस 36, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 7p की घात 2 माइनस में 36 को 6 की घात 2 लिख सकता हूँ। अगर इस पूरे 7p को मैं a मानूँ और इसको b मानूँ तो इस सर्व समीकरण के हिसाब से a की घात 2 माइनस b की घात बन रहा है, a की घात 2 b की घात 2 बन रहा है, बीच में माइनस लगा हुआ। अगर ये माइनस लगा हुआ तो इसका फॉर्मूले का सामने क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a इसमें 7p है, b 6 है, तो 7p प्लस में 6, 7p माइनस में 6, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये एक गुणनखंड हो गया, दूसरा ये गुणनखंड हो गया। तो पहला गुणनखंड भी सही है, दूसरा भी गुणनखंड सही है, इसमें ये दोनों ऑप्शन वाला हो जाएगा। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन, बहुपद दे रखा है m की घात 4 और 256 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो ये प्रकार के गुणनखंड दे रखे हैं, ये भी सर्व समीकरण पे बेस गुणनखंड है। a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसी सर्व समीकरण पे बेस लग रहा है अपन को। तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। दोस्तों मैंने जितने सर्व समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के ले आया हूँ, आप कहीं पे भी देखना, किसी भी बहुपद के गुणनखंड के किसी भी वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं दिए रखे होंगे। आप इनको करो एक बार बेसिक,
क्योंकि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इवन वीडियो एग्जाम में भी पूछे गए, पिछली बार LDC में भी पूछे गए, अभी जितने भी एग्जाम आएंगे वनपाल वगैरह, इनमें सारे ये बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इनसे बहुत डिटेल में पढ़ो, जो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप उनको समझने की कोशिश करो। और मेरा एक जो बेसिक बहुपद और बीजी व्यंजक का जो बेसिक का जो वीडियो बना रखा उसको आप जरूर देखो, वहाँ से आपके बेसिक्स फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उस वीडियो को आप ज़रूर देखो। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो m की घात 4 माइनस में 256 है, तो क्या करेंगे, m की घात 4 को लिख दिया, m की घात 2 माइनस में 256 को मैंने लिख दिया 16 की पावर 2। ये मैं लिख सकता हूँ भाई, m की घात 4 को ये लिख सकता हूँ m की 16, यहाँ से m की घात 2 माइनस में 16 और m की घात 2 प्लस में 16। भाई मैंने मान लिया इसको a, इसको मान लिया b, तो ये a की घात 2 माइनस b की घात का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस में b, a माइनस में b। तो मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे को क्या बराबर में कर दिया, m की घात 2 माइनस में ये वाला a प्लस में b माइनस में b गुणा में a और प्लस में b, ये लिख सकता हूँ। चलो लिख दिया। देन फिर माइनस मुझे कुछ दिख रहा है तो इसमें मैं फिर ये फॉर्मेट लगाऊंगा, यानी अब मैंने क्या m की घात 2 और माइनस में 4 की घात 2 लिख दिया। इस वाले को मैंने क्या लिख दिया, m की घात 2 माइनस में 4 की घात 2 लिख दिया, इसको m की घात 2 प्लस में 16 ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो a की घात 2 माइनस में b की घात 2 वाला फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से क्या बन गया, a प्लस b यानी m प्लस में 4 और m माइनस में 4, ये बन गया। और ये वाला जो कुछ है ही तो m की घात 2 प्लस में 16, तो यानी ये वाले गुणनखंड अपने आ गए। अब ये वाला ऑप्शन देख लो, m प्लस में 4, ये वाला m प्लस में 4, m माइनस में 4, m माइनस में 4, ये गुणा इधर उधर कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ये है। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो इस राजस्थान के एग्जाम से हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आ रखा था। तो गुणनखंड का क्वेश्चन है, a की घात 2 माइनस ab, b की घात 2 माइनस c, ये वाला एक इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको देख रही है कि दो सर समीकरण जुड़ रही है। एक तो यहाँ से देखिए a की घात 2ab, b की घात 2, एक सर समीकरण कौन सी, a प्लस में या a माइनस में b वाली घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में माइनस में 2ab और प्लस में b की घात 2, ये सर समीकरण दिख रही है। एक अगर इस पूरी को ले ले और इधर ले ले तो a की घात 2 माइनस में b की घात 2 को क्या लिखते हैं, a प्लस में b और a माइनस में b, ये वाली सरल समीकरण दिख रही है। तो अपन को दोनों सरल समीकरण का मिक्सअप दिख रहा है इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली सरल समीकरण लगाएंगे। तो a की घात 2 माइनस b की 2ab और माइनस b की घात 2, इस वाले पूरे में अगर ये देखा जाए तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस b की घात 2, इस पूरे को मैंने लिख दिया a माइनस b की घात 2 और यहाँ पे माइनस c की घात 2। तो अपना क्या बन गया, a माइनस b की घात 2 और माइनस c की घात 2। इस वाले पूरे को मैंने मान लिया a और इसको मान लिया b। तो यहाँ से a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये सर्व समीकरण लग रही है। तो क्या लेंगे, a माइनस b प्लस में c गुणा में a माइनस b माइनस में c, यानी इस पूरे को अगर मैं a मानूं तो a प्लस में b और a माइनस में b, इस प्रकार से लग गया। अब इनको खोल देते तो a माइनस में b प्लस में c और गुणा में ये a माइनस b माइनस में c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे होते, तो इसमें ये पहला ऑप्शन भी आ रहा है और ये दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है। तो कौन सा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, a प्लस b दोनों ऑप्शन सही होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुणनखंड निकालो इनकी, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों के निकालने हैं। आपको मैं ये होमवर्क पे दे रहा हूँ, आप घर पे वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को करने की ट्राई करो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश करो। तो दोस्तों देखो, अगली सर समीकरण, ये दो सर समीकरण हैं, इन पे बेस अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले इनको प्रसारित, इनका प्रसारित रूप लिखिए। अगर वो लिखना आ गया तो वापस इनको
इनका सम्मिलित रूप या इनका छोटा रूप बनाना आ जाएगा। तो उससे पहले अपन को इनको पहले प्रसारित करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2p माइनस क्यू है, तो a माइनस बी वाला ये सर्व समीकरण लगाते हैं। तो क्या होएगा, यहाँ पे इस पूरे को मान लेते हैं a और इस पूरे को मान लेते हैं b और यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या होता है। तो पहले मैंने 2p a की घात 3 की जगह 2p की घात 3 लगा दिया। दूसरा क्या किया, माइनस b की घात 3 की जगह q की घात 3 लगा दिया। माइनस में 3 गुणा में a क्या है, इसमें 2p है, और q क्या है, इसमें b का मान कितना है, q है, और a माइनस b की जगह क्या लगाएंगे, 2p माइनस q, ये लगा दिया। इसको आगे हल किया तो 2p की पावर 3 है, यानी 2p की पावर 3 है। इसका मतलब क्या होता है, 2p गुणा में 2p गुणा में 2p, 3 बार लिख दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया, और p गुणा p कितना, p की घात 3 हो गया। 8 गुणा में p की घात 3, तो ये क्या हो गया, 8p की घात 3 माइनस में q की घात 3 माइनस में 3 गुणा 6 6pq, और ये 2p माइनस में q। आगे फर्दर करेंगे तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो पहले ये इससे गुणा होगा, देन ये इससे गुणा होगा। अगर ये छोटी छोटी बेसिक्स नहीं आ रही तो मेरा बेसिक्स वाला वीडियो देखो, आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बहुत बड़ा वीडियो है, आराम से शांति से देखो। अगर बहुपद में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो ये पहले इससे गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस 12p की घात 2q, और यहाँ से हो गया तो प्लस में 6p की घात पी क्यू की घात ये 8p की घात 3 माइनस q की घात 3। तो ये इसका सबसे प्रसारित रूप आ गया। अब अपन को क्वेश्चन जो जिस प्रकार से पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, अपन को डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं और अपन को पूछते हैं कि इसका गुणनखंड बताओ, इसका गुणनखंड बताओ। तब अपन को क्या करना, सबसे पहले तो इसका छोटा रूप लेना, छोटा रूप बदलना है, यानी इसको 2p माइनस 6 वाले फॉर्मेट में बदल देना है। अगर ये बदल दिया तो 2p माइनस 6 ही एक क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले तो इसका आपको प्रसारित रूप आना चाहिए, प्रसारित रूप से वापस छोटा रूप बनाना आना चाहिए। तो अगर इस सेकंड क्वेश्चन को मैं देखूं तो क्या होगा, ये होगा 3a की पावर 2 माइनस में 3 माइनस में 2p की घात 2b की घात 3 माइनस में 3 गुणा में 3a गुणा में 2b और 3a माइनस में 2b, ये होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको a माना है, इस पूरे को b माना है, और यही वाले वैल्यू इस वाले में रख दिया। यहाँ पे बीच में प्लस है तो इसमें ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, और ये भी प्लस में होगा। ये मैंने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 3a की पावर यानी 27 a की पावर 3 प्लस में 8 b की पावर 3 प्लस में 3 गुणा 3 9 9 गुणा 2 18 a और b और 3a प्लस में 2b। यहाँ से आगे सॉल्व किया, 27 a की घात 3 प्लस में 8 b की घात 3 प्लस में 18 इससे गुणा हुआ तो 18 गुणा 3 54 a की घात 2a और b प्लस में 36 a b की घात 2। ये आ गया इसका प्रसारित रूप। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से प्रसारित रूप को आपको समझना है। प्रसारित रूप से अगर मुझे यही डायरेक्ट दे देते बहुपद के रूप में और मुझे बोलते कि इसका गुणनखंड ज्ञात करो, तो मैं क्या बोलता, इसको 3a की घात 3 और इसमें बीच में सारे प्लस लग रहे हैं तो प्लस, और दूसरा डायरेक्ट b को देखता तो 2b दिख जाता मेरे को, और इसकी घात 3 कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, यानी 3a प्लस में 2b गुणा में 3a प्लस में 2b गुणा में 3a प्लस में 2b। अगर इसकी पावर अगर मैं 3 लिखता तो यही कुछ रूप होगा। कहने का मतलब ये वाला एक इसका गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, लेकिन आपको ये पूरा प्रसारित रूप पहले आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब लेते हैं एक क्वेश्चन जो इस पे आधारित है। ये दे रखा अपन को बहुपद और इसने पूछा है का एक गुणनखंड है, इसका एक कोई गुणनखंड है वो आपको बताना है।
तो पहला दे रखा है 2x की पावर 2x माइनस 3y, 2x प्लस में 3y और 3x माइनस 2y, 3x माइनस ये वाला। अब इसको देखते ही अपन को लगना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो सबसे पहले जहाँ पे x की पावर 3 x की पावर 3 है, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है x की पावर 3 प्लस में x b की पावर 3 और प्लस में 3ab को अगर खोले तो a की घात 2 प्लस में 3b की घात 2 a, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका होता है? a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला होता है, यानी इसी का। ये मैंने अगर इसको दूसरे रूप में लिखूँ ना इस सरसमीका को, तो अगर ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, तो इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ 3a की घात 2b माइनस में प्लस में 3a की घात, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला रूप भी लिख सकता हूँ, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस में ये रूप मैं लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ से दिख रही है, तो ये वाला हो गया a, ये हो गया b, बाकी किसी को देखना ही नहीं है एक बार के लिए। आप इन्हीं दो में दिमाग लगाओ, बाकी थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना। पहले इन्हीं में a और b बनाओ। अगर इसका मैं a बनाता हूँ तो क्या होएगा? 2x और इसकी पावर 3 होएगा, और इसका बनाता हूँ तो 3y और इसकी पावर 3 होगा। बीच में सबके प्लस 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 है, तो यानी इसी फॉर्मूले में सारे प्लस प्लस आ रहे हैं। इसमें तो माइनस माइनस आ रहे हैं, माइनस कहीं है ही नहीं इसमें, तो इसमें सारे प्लस प्लस है, तो फॉर्मूला तो कुछ a प्लस b वाला बनने वाला है। तो a तो अपना 2x आ गया, b आ गया 3y, तो यानी 2x प्लस में 3y और इसकी घात 3। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये अपन को इसका प्रसारित रूप दे दिया, एक बहुपद दे दिया और बताया कि का एक गुणनखंड है, तो इसमें अपन को एक गुणनखंड बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन को दिख क्या रहा है इसमें, वही देख, a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 और 2 गुणा ab 2 गुणा bc 2 गुणा c। तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा है ये, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 वाला फॉर्मूला आ रहा है। a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में c की घात 2 प्लस में 2ab 2bc 2ca, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से देखोगे a b c क्या बन रहे हैं, आपको बाकी कुछ नहीं देखना, आपको यही देखना है कि a क्या बन रहा है, b क्या बन रहा है और c क्या बन रहा है। तो जैसे 9a की घात 2 को अपन अगर a बनाए तो क्या बनाएंगे? अगर इसको रूप छोटा दें तो क्या आएगा? 3a की पावर 2, यानी a क्या बन गया अपना? 3a। a क्या बन गया? 3a। 16b की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4b की घात 2 कुछ होगा, तो यानी 4b, इसका b बन गया, ये बन गया a, ये बन गया b, और c क्या बनेगा इसी टाइप से? 25c की घात 2 है, तो यानी 5c और इसकी घात 2 होता है, तो 5c कुछ करके c बन गया। आगे देखो बाकी प्लस 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 और प्लस, सारों में प्लस है, कहने का मतलब इनके बीच में सारों में प्लस होना चाहिए। a ये है, b ये है, c ये है, तो a b और c, ये पहला ऑप्शन देख के हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखना है, थोड़ा सा इसको देख के दिमाग लगाना है। बाकी एक बार प्रसारित करना चाहो तो थोड़ा सा देख लेना, ऑप्शन अपने देखते ही सही हो जाएगा। देखो इसमें अगर माइनस ऑप्शन में कहीं नहीं आ रहा तो ये वैसे ही कैंसिल हो गए। जितने ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो उनको कैंसिल करो, और जो नहीं आ रहे बाकी उनमें थोड़ा सा चेक कर लो, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और हर कोई कर और नहीं पाता इनको, क्योंकि पढ़ा भी किसी ने रखा। आप जाके देख लो बहुपद का गुणनखंड, आपको यूट्यूब पे कहीं भी कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को आता ही नहीं। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन ना एसएससी में आते हैं ना बाकी एग्जाम्स में आते हैं। ये रिसेंटली RSSB बोर्ड ने शुरू किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे तभी चीज़ें होगी। ये वाला क्वेश्चन है तो ये भी यहाँ माइनस आ गया, कैंसिल हो गया। इसमें है यहाँ पे a की जगह क्या, ये 9 आ रहा है, जबकि इसमें 4a आ रहा, तो ये कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो अगर ऑप्शन देखें तब भी सही हो जाएगा। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीका है, और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्व समीका है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का ही आना है सीईटी में, तो आप उससे बहुत ध्यान से देखना। तो दोस्तों देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्व समीका है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी पे भी बहुत आ रखे हैं। आजकल RSSB बोर्ड एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है। तो इस पे सबसे पहले तो देखो x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3 माइनस में 3 गुना में x गुना में y गुना में z बराबर क्या होगा? एक तो ये वाला होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या होगा एक कोष्टक में
एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आप एक बार बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, पॉज करके वीडियो, या पहले जो पॉज करके याद किया है तो उसको रिवाइज करो। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। इस पे बेस क्वेश्चन होंगे जो समीकरण से सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दें x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसका मान कितना दे रखा हो 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड रखा है तो x 3xyz कितना होगा। अभी क्वेश्चन इसी सर्व समीकरण में छुपा हुआ है। कैसे देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी को 0 कर देगा। अगर 0 का किसी के साथ गुणा होता है तो वो पूरा किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो वो कितना हो जाता है 0। तो ये पूरी वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी 0 हो गई तो यहाँ क्या बच जाएगा, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस में z की घात 3 माइनस 3xyz, ये बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर मैं 3xyz को उधर ले जाऊं तो x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3 बराबर में क्या होगा 3xyz। और ये पूछा है कि 3xyz किसके बराबर है, तो 3xyz किसके बराबर है, x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ से देखो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको घुमा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इस सर्व समीकरण को बिल्कुल याद कर लो। ये गुणनखंड भी हो गया और एक तरह से इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसी सर्व समीकरण पे बेस एक क्वेश्चन है, x की पावर 3 y की पावर 3 27 z की पावर 3, ये वाला बहुपद दे रखा है। बोला कि इसका एक गुणनखंड है, ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें कौन सा गुणनखंड है। तो इसको देखते अपन को क्या फील आ रहा है, a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3, ये तो कुछ पहले इस प्रकार से माइनस में 3abc ऐसा कुछ करके, तो देखते ये वाली सर्व समीकरण अपन को याद आ जाती है। और सामने क्या है, गुणनखंड के रूप में ये वाली चीज़ है। तो पहले तो इसको इस रूप में लिखो, देखिए क्या सही है कि नहीं है, तो वो देखो। तो यहाँ से अगर मैं इसको ए बी सी बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा, 8x की पावर 3 को अगर मैं बनाऊँ तो 2x की पावर 3 लिख सकता हूँ, y की पावर 3 को y की पावर यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, और 27 z की पावर 3 को मैं लिखता हूँ 3z की पावर में 3, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे पता चल रहा है इसको मैं a मान सकता हूँ, इसको b मान सकता हूँ, इसको c मान सकता हूँ। अगर इन तीनों को a b c मान सकता हूँ तो 3 गुना में a b c कितना होगा, तो 3 गुना में a की जगह मैंने 2x रख दिया, गुणा में b की जगह y रख दिया, गुणा में c की जगह 3z रख दिया, और इनको गुणा किया तो 3 गुना में 2 6, 6 गुना में 3 18, 18xyz। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 3abc इसका मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 ये आ रहा है। तो यहाँ से देखें ये फॉर्मेट मैच खा रहा है, ये देखो 18xyz ये आ रहा है और सामने ये भी आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन मैच खा रहा है। उसमें a क्या है 2x है, b क्या है y है, 3z क्या हो गया c हो गया। तो आगे जो गुणनखंड होंगे इसी प्रकार से होंगे, तो उस प्रकार से मैं लिख दूंगा इसको। यहाँ से पहले मैं क्या लिख दूंगा, ये इसको सबको भूल जाओ आप एक बार के लिए, और जो सामने वैल्यू पड़ी है उसको लिखो, a प्लस में b प्लस में c, इसका मान लिखो a की घात 3 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में c की घात 2 माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। a प्लस b c क्या होगा, ये हो गया 2x प्लस में y प्लस में 3z। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी क्योंकि ये सर्व समीकरण में भी माइनस होता है। तो ये हो गया ये, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x की घात 2 यानी 4x की घात 2, b की जगह लिखता हूँ y की घात 2, इस प्रकार से आ गया। अगर अब देखो इसमें इसने बोला कि गुणनखंड है, अगर मुझे ये गुणनखंड भी डाल दिया होता है इसमें प्रश्न में तो मुझे ये भी गुणनखंड मिल रहा है, और इसने डाल दिया ये वाला गुणनखंड तो ये गुणनखंड मिल रहा है। 2 ऑप्शन 2x प्लस में y प्लस में 3z, ये जैसे पहले ऑप्शन है तो ये सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। तो देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है बहुपद और इसका एक गुणनखंड बताना है।
तो इसको देख के मुझे ये वाली सर्व समीकरण ध्यान में आ रही है, तो मैं उसी प्रकार से लिखूंगा। a की जगह मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 3, मतलब 27x की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ। y की पावर 3 को मैं y की पावर 3 लिख सकता हूँ, z की पावर को z की पावर 3 लिख सकता हूँ। और इस प्रकार से आगे क्या आएगा, ये 3abc, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ये a है, ये b है और ये c है। तो मैं पहले एक बार 3abc का मान निकाल के देख लेता हूँ, क्या 3abc का मान मेरे 9xyz आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इस सर्व समीकरण शायद सही बैठ जाए। तो यहाँ से देखा मैंने 3 गुणा में a है 3x, गुणा में b है y, गुणा में c है z। यहाँ से मुझे पता 3 गुणा 3 9 और x y z यहाँ से सही आ रहा है। तो 3abc 9xyz के बराबर बन रहा है, तो उस हिसाब से ये abc है और मुझे आगे का सॉल्व करना है। तो ये करूँगा a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस में b यानी y प्लस में z, ये वाला। और फिर आगे का सॉल्यूशन, यहाँ से मुझे पहले देखते ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ये वाले में तो यहाँ माइनस आ रहा है जो कि यहाँ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ये वाले में यहाँ पे 1x है, यहाँ 3 है, तो ये भी गलत। यहाँ पे माइनस आ रहा है जो कि यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत। और ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ से देखते ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आप हल्का सा भी एफर्ट करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, ये एक सर्व समीकरण है जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर में x प्लस 1 और ये गुणनखंड और x माइनस, और ये यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा। यही चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसको देखो, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया 27x की पावर 3 प्लस में 216y की पावर 3। आगे बात समझ। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया ये, इसके गुणनखंड बताओ, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि अगर इसको मैं a ले लूँ, x ले लूँ पूरे को, और इसको y ले लूँ, तो इस हिसाब से ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 3 और प्लस में इसको 6y की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर 3x की पावर 3 कितना होगा, 27x की पावर 3 होगा, और 6y की पावर कितना होगा, 216y की पावर 3 होगा। यहाँ से क्या बन रहा है, x की पावर 3 और y की पावर 3 प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि x प्लस में y और x की घात 2 प्लस में xy प्लस में y की घात 2 यहाँ पे माइनस xy, इस प्रकार से बन रहा है। तो इसमें देखूँ ये x हो गया पूरा, और 6y को मैंने y मान लिया, तो ये क्या हो गया 3x प्लस में 6y, और यहाँ से ये हो गया 3x की घात 2 माइनस में 3x गुणा में 6y प्लस में 6y की घात 2। इस प्रकार से इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो अगर 3 को मैं सारों ले लेता हूँ तो 3x प्लस में 2y, और यहाँ से इसका टुकड़ा किया तो क्या किया 9x की पावर 2 माइनस में ये गुणा हो गए तो कितने हो गए 18xy, और प्लस में ये हो गए अपने 36y की घात 2। इस प्रकार से हो गए। तो ये 3x प्लस में 2y, इनमें अगर मैंने 9 को कॉमन ले लिया तो ये ले लिया 9 को कॉमन, और यहाँ पे x की पावर 2 माइनस में 2xy प्लस में 4, इस प्रकार से बन गए। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक क्या किया है 64m की घात 3 और 343n की घात 3 का एक गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है, वही चीज़ अपन को देखनी। तो अपन ने पता है कि सर्व समीकरण प्लस की वाली a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 वाली सर्व समीकरण लग रही है। ये क्या होती है, a प्लस में b और a की घात 2 माइनस में ab प्लस में b की घात 2, ये लगती है। यहाँ से देखो, अब a को मैं क्या 64m की पावर 3 को, आप ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें अब मेरे हिसाब से आपको सब आने लग गया होगा। 64m की पावर 3 को 4m की पावर में 3 लिख सकता हूँ,
और 343 n की पावर 3 को यानी 343 m की 7 n की पावर 3 लिख सकता हूँ और बीच में प्लस लगा सकता हूँ। यहाँ से a का मान है 4m और b का मान है 7n, तो ये आगे वाला ये सॉल्व कर दो। क्या होगा 4m, ये वाला a प्लस b क्या होगा 7n, और यहाँ पे 4m की घात 2 माइनस में ये दोनों का गुणा 4m गुणा में 7n और प्लस में 7n की घात 2, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ये 4m, और अपन को ऑप्शन में पूछा है क्या 7n 4n और 7n दोनों जोड़ना है। यहाँ से ये दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन ही आ रहा है क्योंकि यहाँ 7n है, ये 7n है, ये 4m है, ये 4m है यहाँ पे, लेकिन ये 7m नहीं n आ गया और n और m का थोड़ा सा एक्सचेंज है, इसलिए ये वाला गलत होगा। ये माइनस तो कहीं चांस ही नहीं है, इसमें कहीं आ ही नहीं रहे, तो ये दोनों गलत हो गए। वैसे ऑप्शन से चेक होके पहला ऑप्शन आ गया। बहुत ही ईजी है, आपको ये सब करना पड़ेगा, याद सर्व समीकरण पूरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखो a की पावर n माइनस b की पावर n, इसका गुणनखंड 1 होगा। एक गुणनखंड इसका हमेशा a माइनस b होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुपद में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया। मैं पहले इसको वीडियो में साथ में नहीं डाल पाया, तो मैंने अलग से थोड़ा सा बनाया है। तो जैसे ये मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, x की पावर 35 माइनस वाई की पावर 35 का एक गुणनखंड है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि a की पावर n माइनस b की पावर n का a माइनस b हमेशा एक क्या होगा गुणनखंड होगा। तो इसी प्रकार से x की पावर 35 माइनस वाई की पावर 35 का एक गुणनखंड क्या होगा x माइनस वाई, ये हमेशा एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p की पावर 105 माइनस q की पावर 105 का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, यही p माइनस q। जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n का गुणनखंड a माइनस b होता है, वैसे ही p की पावर 105 माइनस q की पावर 105 का गुणनखंड हमेशा होगा p माइनस q। तो इसमें ऑप्शन ए ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, a की पावर n माइनस 1 का एक गुणनखंड होगा। तो मैं a की पावर n माइनस 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की पावर n माइनस 1 की पावर n। तो इसी प्रकार से a की पावर n और b की पावर n के हिसाब से a माइनस 1, ये हमेशा इसका एक गुणनखंड होगा। तो a माइनस ए यानी ऑप्शन थर्ड इसका एक गुणनखंड हमेशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, a की पावर 4 और 16 का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे देखो a की पावर n को मैं a की पावर 4, और यहाँ पे इसको भी अगर n के बराबर करना है तो इसको मैंने 2 की पावर यहाँ पे 4 लिखा, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो अब कंपेयर करते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से a इसका गुणनखंड a माइनस b होता है, तो इसका गुणनखंड a माइनस 2 हमेशा इसका गुणनखंड होगा। तो ये वाला पहला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों दूसरा पैटर्न है a की पावर n प्लस में b की पावर n, इसका एक गुणनखंड हमेशा क्या होगा a प्लस में b। पर इसमें एक शर्त है, जब इनके बीच में प्लस आता है तो एक शर्त लगती है कि n का मान होगा वो क्या होगा विषम होगा। जैसे a की पावर n b की पावर n, यहाँ पे n का मान क्या है 3 है जो कि एक विषम संख्या है, तो a की पावर 3 b की पावर 3। दूसरा और विषम लिया a की पावर 5 b की पावर 5। तीसरा एक लिया a की पावर 7 b की पावर 7। चौथा लिया a की पावर 113 b की पावर 113। सारे मैंने क्या लिए विषम लिए। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया, तो देखो दोस्तों ये मैंने सारी क्या है विषम संख्याएं ली है। तो a की पावर 3 b की पावर 3 का भी एक गुणनखंड क्या होगा a प्लस में b। कब होगा a प्लस में b, जब n का मान क्या विषम हो। यहाँ पे 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो a प्लस b। a की घात 35 b की घात 35, 35 भी एक क्या है विषम संख्या है। तो यहाँ से देखें तो अगर इनके बीच में प्लस है और इनकी पावर जो विषम संख्या है, तो इनका एक
गुणनखंड क्या हो जाएगा, a प्लस में b हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। a की पावर n प्लस में 1 दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस में 1 की पावर n। और n में अगर देखूं, यहाँ पे दे रखा है n एक विषम संख्या है। अगर ये n विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या है, a प्लस में एक गुणनखंड होगा a की पावर n प्लस 1 का, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, p की पावर 101 प्लस में 1 का एक गुणनखंड है, तो p की पावर 101 और प्लस में 1 की पावर भी मैं 101 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो मान एक ही रहता है, तो दोनों की पावर 101 101 कर दी। यहाँ n यानी n जो इसकी पावर है, ये एक तरह से एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या इनके बीच प्लस है तो p प्लस 1 एक क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो देखो अगली एक और थ्योरम है, a की पावर n माइनस b की पावर n। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n जब भी होते हैं तो इसका गुणनखंड हमेशा क्या होता है, a माइनस b होता है। पर अगर ये n का मान जो इसकी घात है, घात का मान अगर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो इसके a प्लस बी a माइनस बी ये दोनों ही क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n का मान सम संख्या है तो इसके गुणनखंड होंगे a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ये शर्त रखी। जैसे अपन ने थ्योरम पढ़ी होगी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। इसी प्रकार से अगर a की घात 8 माइनस बी की घात 8 हो, 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या होने पे क्या होगा, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ये दो इसके गुणनखंड होंगे। एक दो इसके गुणनखंड तो जरूर होंगे, इसके अलावा भी होंगे लेकिन ये दो जरूर होंगे। a की घात 100 b की घात 100, इसका भी a प्लस बी और a माइनस बी गुणनखंड दोनों ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि n जो यहाँ पे है वो एक सम संख्या है, और यही थ्योरम कहता है अगर a की पावर n माइनस b की पावर n और n अगर सम संख्या है तो इसके a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही गुणनखंड होंगे। तो कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया अपन ने, a की पावर 200 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200। यहाँ से देखूं a की पावर n माइनस b की पावर n, और अगर n सम संख्या है तो इसके a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही एक तरह से क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो a माइनस 1 और a प्लस में 1 ये दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। ऑप्शन में देखते हैं, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, p की पावर 32 और q की पावर 32 का एक गुणनखंड होगा, कौन सा होगा, तो p की पावर 32 यानी एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो p माइनस q और p प्लस q ये दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ये तीसरा वाला सही हो गया, दोनों ही ऑप्शन। तो दोस्तों अब गुणनखंड में, बहुपद के गुणनखंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात क्या होती है। जैसे बहुपद की घात पढ़ी है अपन ने, तो घात क्या होती है, इनमें सबसे x का जो सबसे बड़ी घात है वही इसकी घात होती है। इसकी घात 2 हो गई, इसकी घात कितनी होगी, 2 हो गई, इसकी घात भी 2 हो गई थी। और जो घात किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात। तो यानी ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का तो एक बहुत बड़ा रोल रहता है गुणनखंड में। तो ये गुणनखंड के इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो पहले तो मैं नॉर्मल सा आपको समझा दूं कि मतलब कैसे इसका एक बहुपद को लेके क्वेश्चंस करते हैं, देन कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और क्या क्या अपन को बारीकियां ध्यान रखनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आना ही है, क्योंकि द्विघात बहुपद के गुणनखंड तो बहुपद के गुणनखंड का मुख्य टॉपिक हो गया। तो यहाँ से देखे, जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ से x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 6 है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 5x प्लस में 6। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको फॉर्मेट देखना। एक द्विघात बहुपद जो होता है उसका फॉर्मेट होता है ax की घात 2 प्लस में bx प्लस में c। ये होता है एक द्विघात बहुपद का फॉर्मेट। आगे बात समझ।
तो ये है x की घात 2 का गुणांक, जो यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ पे जो संख्यात्मक है वो x की घात 2 का गुणांक है। ये b है x का गुणांक और c है एक अचर राशि, जो यानी इसमें एक संख्यात्मक संख्या है जो इसमें 6 है। तो होता क्या है कि a और c का गुणा करते हैं, यानी इसके साथ, इसके x की घात 2 के साथ गुणा में क्या है, अभी जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो a और c का पहले क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। a और c का तो यहाँ तो 1 है, 1 और 6 का गुणा किया अपन ने, 1 और 6 का गुणा किया तो अपने पास कितना आया, 6 आ गया। अब जो बीच वाला पोर्शन है bx, इसमें क्या करना है, इसके करने हैं टुकड़े, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को अगर गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन अगर जोड़े और घटाए तो कितना आ जाए, 5 आ गई। आगे बात समझ। जैसे मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो सबसे पहले तो 5 के मैंने टुकड़े कर दिए, तो 5 के टुकड़े क्या कर दिए, एक तो 4 1 3 2 और 2 3, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो यहाँ तक भूल जाओ, मतलब 5 के 2 ही टुकड़े हो रहे, 2 टुकड़े हो रहे, 4 1 3 2, और वापस अगर यहाँ पे आएंगे तो नीचे फिर आएगा 2 और 3, वापस रिपीट हो, तो 2 ही टुकड़े बन रहे इसके। तो इनमें कौन सा अगर टुकड़ा है जो युग्म है टुकड़ों का जिनको गुणा करने पे 6 आ रहे हो, जो इनका गुणनफल आ रहा वही इसका गुणनफल आना चाहिए। तो 5 के टुकड़े किए तो ये आ रहा 6, कौन से में, 3 और 2 के टुकड़े में। तो कौन से टुकड़े इसके करेंगे, 3 और 2 के। तो क्या किया मैंने, x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 6, 5 के मैंने टुकड़े कर दिए, 2x प्लस में 3x, 5 को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा, 2x और 3x में बांट दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के प्लस ही होने हैं, x की पावर 2 प्लस में 6। अब क्या करना है, आगे के 2 ले लें, पीछे के 2 ले लें। ये पुनः समूहन के फॉर्मेट होते हैं, इसको इसी प्रकार से करते हैं। तो अब इनमें क्या करेंगे, जो सार्व है उसको, दोनों में सार्व है उसको बाहर निकाल दो। इसमें सार्व x है तो x प्लस में 2 आ गया, मतलब एक x को खींच के बाहर निकला है इन दोनों में। इसमें x निकाला तो x रह गया, 2 थे तो 1 रह गया, और इसमें 2x था तो x को निकाला तो पीछे 2 बच गए। इसी प्रकार इसमें अगर निकाले तो एक तो 3 दोनों में कॉमन है, क्योंकि इनके गुणनफल के देखें तो 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 बाहर निकाला, x इधर है नहीं तो x को निकालेंगे नहीं, तो अंदर x प्लस में 2 बच गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर 2x आ रहा है, 2 प्लस में x आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस में x आएगा, तभी अपना वो जो गुणनखंड होगा वो सही होगा। अगर ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस में 2। एक तो कोष्टक ये बन गया, और दूसरा जो कोष्टक बनेगा वो क्या बनेगा, इसके आगे का और इसके आगे का, यानी x और ये प्लस का 3 है तो ये प्लस का 3, तो ये बन गए 2 गुणनखंड इसके। तो इस प्रकार से ये सारे गुणनखंड अपन करते हैं। तो पहले तो मैं इन सारों को एक बार करता हूँ, ताकि 2-4 बार आपको करवाऊंगा तो आपके रिपीटेशन में आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो भी दूर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये वाला। पहले क्या किया मैंने, a और c का गुणा कर दिया, तो a और c का गुणा किया, 2 गुणा में 10, कितने आ गए, ये आ गया 20। अब बताओ मुझे 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं। पहले तो 9 के टुकड़े करो, 9 के टुकड़े क्या होते हैं, 8 1 7 2 6 3, मतलब इनको जोड़ने में कितना है, 9 है, और 5 4, फिर 4 और 5, यहाँ तक रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के बाद कुछ नहीं लिखना है यहाँ तक, मतलब इसके 4 ही टुकड़े हो रहे हैं 9 के। अब देखो इसका इन दोनों का गुणा 20 आ रहा है, तो इन टुकड़ों में कौन सा गुणा 20 आ रहा है, इसको गुणा करते हैं तो ये 8 आ रहा है, इनको गुणा करते हैं तो ये 14 आ रहा है, इनको गुणा करते हैं तो ये 18 आ रहा है, इनको गुणा करते हैं तो ये 20 आ रहा है। मतलब ये वाला टुकड़ा, कहने का मतलब 9 को 4 और 5 में तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसका गुणा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो चलो देखो, मैंने इसको तोड़ दिया, 4x और प्लस में 5x, 9x को मैंने इन दोनों टुकड़ों में बांट दिया, बाकी का वैसा लिख दिया, इधर 10 लिख दिया, और ये बीच में प्लस से प्लस लिख दिया। अब आगे के 2 टुकड़े, पीछे के 2 टुकड़े, इनमें सारों निकाला, 2x को बाहर निकाला, अंदर x बचा, पीछे अंदर 2 बचा। इसमें 5 को बाहर निकाला, अंदर x बचा, पीछे 2 बचा। ये दोनों टुकड़े समान आ रहे हैं, मतलब अपना सही जा रहा है। तो x प्लस में 2 एक टुकड़ा हो गया, एक कोष्टक में ये हो गया, दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसके आगे का 2x प्लस में 5। तो ये दोनों इसके क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। आगे बात समझ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से ये तीसरा करेंगे, x की घात 2 माइनस में 7x प्लस में 10। आगे बात समझ, इसको क्या किया, x की पावर 2
यहाँ पे 7 के टुकड़े करने हैं, तो पहले तो इन दोनों का गुणा करो, कितना आ गया, 1 गुणा में 10 बराबर 10 आ गया। 7 के टुकड़े करो, 6 1 5 2 4 3 3 4, ये दोनों रिपीट हो रहे थे, इसको यहीं तक खत्म करो, 3 टुकड़े हो रहे हैं। कौन सा टुकड़ा है जो 10 ले आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा करें तो 10 आ रहा है, यानी 7 के कौन से टुकड़े, 5x और 2x। लेकिन अब देखो यहाँ पे माइनस है, क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये दोनों जुड़ेंगे, -2x और -2, यानी -7x को क्या लिख सकते हैं, -5x और -2x। अब माइनस का 7 है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ही क्या होंगे, जुड़ रहे होंगे लेकिन माइनस के दोनों ही, तो इन दोनों को -5x -7x लिखेंगे अपन, है ना। और फिर यहाँ पे 10, ये चीज लिख दी। अब इसको आगे सरल कर दो, इन दोनों को यहाँ से x बाहर लिख दिया, x प्लस माइनस में 5, और यहाँ पे -2 बाहर लिया, x माइनस में 5 ऐसे रहे, क्योंकि जब माइनस वापस गुणा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब सार निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो इसके अंदर का अगर माइनस बाहर निकाला तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब ये वापस माइनस गुणा होगा इसके अंदर तो प्लस हो जाएगा। ये बहुत दिनों की कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ क्या करना है, ये x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को तो ऐसे लिख दोगे, और दूसरे कोष्ठक में क्या, इसको और इसको लिख दोगे, x और -2, ये इनके दो गुणनखंड आ गए।